Hello students, welcome to class 10th and today we are starting the chapter of geography that is minerals and energy resources. So actually minerals and energy resources has been cut with your in your syllabus, but the maps of this chapter are included in your syllabus for board examination. जो मैप्स हैं आपके वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इंक्लूड किए गए हैं और ये जो चैप्टर है इस चैप्टर को आपका हटा दिया गया है चैप्टर्स को अभी कोविड-19 की वजह से आपका जो सिलेबस हुआ है कम 30% जो सिलेबस डिडक्ट हुआ है उस चैप्टर में ये उस सिलेबस में ये चैप्टर भी इंक्लूडेड है। तो इस चैप्टर में आपको जो भी करना है वो है मेनली मैप, लेकिन जो मैप्स हैं उसमें मैप्स करने के लिए क्या होता है कि मैप को स्टडी करने के लिए भी हमें उनके बारे में जिन मिनरल्स के बारे में आप स्टडी करोगे मैप में उनको आपको थोड़ा सा जो बेसिक नॉलेज है उनके बारे में वो आपको होनी चाहिए। सो मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में हम थोड़ा सा एक डिटेल वाइज हम पढ़ेंगे आज, थोड़ा सा 10 to 15 मिनट्स का जो एक है इन शॉर्ट हम आज कुछ मिनरल्स और रिसोर्सेज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं ये मिनरल्स और रिसोर्सेज जो हैं वो क्या हैं। देखिए, व्हाट इज़ मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स दीज आर होमोजीनियस नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस नॉर्मली फाउंड इन सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। मिनरल्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हैप्पनेस नेचुरल जो कि नेचुरली मिलते हैं कहाँ पर, नॉर्मली फाउंड इन सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। सॉलिड लिक्विड और गैसियस स्टेट में जो मिलते हैं। होमोजीनियस का मतलब एक मिनरल जो है उसके अंदर बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं वो पाए जाते हैं। तो इस टाइप से मिनरल्स जो हैं वो आपको तीन जो गैस स्टेट्स हैं उनमें मिलेंगे। कुछ मिनरल्स जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं जो लिक्विड स्टेट में मिलते हैं और कुछ मिनरल्स आपको गैसियस स्टेट में मिलते हैं। तो ये जो मिनरल्स हैं इनको हमने 2 टाइप्स में रखा है। मिनरल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। 2 टाइप्स में आपने मिनरल्स को डिवाइड किया है। दोज आर मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। मिनरल्स जो हैं वो 2 टाइप में हमने डिवाइड किया। आपने साइंस में पढ़ा होगा मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल की जो क्वालिटीज़ हैं उसी के बेस पर यहाँ पर मिनरल्स को भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। दोज आर मेटेलिक मिनरल्स एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। सो मेटेलिक मिनरल्स क्या होते हैं। देखिए, मेटेलिक मिनरल्स की कुछ क्वालिटीज़ हैं, जैसे कि मेटेलिक मिनरल्स होते हैं लश्रस होते हैं, यानी कि उनके अंदर शाइनी जो सरफेस है वो होता है। अब शाइनी सरफेस होगा, जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और सोनोरस होते हैं, यानी कि साउंड जो है उनके अंदर से अगर उनको ऊपर से गिराया जाए तो काफ़ी अच्छा जो साउंड है वो प्रोड्यूस होता है मेटेलिक मिनरल्स में। अब हम नेक्स्ट बात करें और भी इसकी डेसिडक्टिलिटी, यानी कि अगर इन्हें बीट किया जाए तो इनको बीट करने पर इसके अंदर से इनको थिन शीट में चेंज किया जा सकता है। तो ये मेलिएबल होते हैं। थिन शीट में चेंज करना मतलब मेलेबिलिटी का जो क्वालिटी है वो इनमें पाया जाता है। तो इस तरीके से ये मेटेलिक मिनरल्स की कुछ क्वालिटी हैं। मेटल की कुछ क्वालिटीज़ हैं जो कि मेटेलिक मिनरल्स में भी पाई जाती हैं। सो नाउ वी आर सीइंग व्हाट आर द मेटेलिक मिनरल्स इन दिस चैप्टर। सो फर्स्ट, the division or categorization of metallic minerals we are seeing. So metallic minerals, first of all, though we have divided the minerals into 2 categories. Those are metallic and non-metallic. Now we are discussing about the metallic minerals. Actually metallic minerals are also divided. Metallic minerals are also classified or categorized into 2 categories. Those are ferrous and non-ferrous minerals. फेरस एंड नॉन फेरस। फर्स्ट कैटेगरी इज फेरस मिनरल्स। व्हाट आर फेरस मिनरल्स। देखिए, फेरस मिनरल्स क्या होते हैं। फेरस मिनरल्स का मीन्स होता है दोज आर हैविंग आयरन, जिनके अंदर जो मिनरल्स हैं जिनके अंदर आयरन पाया जाता है, जिनके अंदर आयरन होता है वो क्या होते हैं, फेरस मिनरल्स होते हैं।
और इसमें आते हैं हमारे आयरन और मैंगनीज, क्रोमाइट, पायराइट, निकल, कोबाल्ट और भी बहुत सारे मिनरल्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन फेरस मिनरल्स की। सो नॉन फेरस मिनरल्स क्या होते हैं, जिसमें कंटेन मेटल्स अदर देन आयरन, जिसमें मेटल, इसमें वो वाले मेटल्स आते हैं जिनमें आयरन के अलावा अदर मेटल्स होते हैं। आयरन के अलावा जो मेटल्स होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, नॉन फेरस मिनरल्स होते हैं। जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड, बॉक्साइट, मैग्नीशियम, इन सभी में आयरन नहीं पाया जाता। जैसे गोल्ड है, गोल्ड में आयरन नहीं होता। गोल्ड तो, क्योंकि गोल्ड तो खुद एक मेटल है, तो गोल्ड क्या है, एक नॉन फेरस मिनरल है। सो metallic minerals are divided ferrous and non-ferrous. Ferrous are containing iron and non-ferrous are not containing iron. These are containing other metals. So now we are talking about non-metallic minerals. So non-metallic minerals का मतलब क्या है यहाँ पर, they are limestone, यानी जिनमें ना तो लश्कर होती है, यानी कि कोई शाइन नहीं होती, शाइन के अलावा इसमें डक्टिलिटी नहीं होती, मलेबिलिटी नहीं होती, सोनोरस नहीं होते। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस के तौर पर कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं। सो नॉन मेटेलिक जो मिनरल्स हैं उसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं, दे आर लाइमस्टोन्स, नाइट्रेट, पोटाश, मीका, जिप्सम, कोल, पेट्रोलियम। ये लाइमस्टोन्स, नाइट्रेट, पोटाश, मीका, जिप्सम, कोल एंड पेट्रोलियम, ये क्या होते हैं, नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं। सो ये हमने दोनों देख लिए हैं, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कन्वेंशनल एनर्जी। ये मेटलिक एंड नॉन मेटलिक आप समझ चुके हैं। अब हम बात करेंगे कन्वेंशनल एनर्जी की, कि कन्वेंशनल एनर्जी है जो वो क्या है। देखिए, कन्वेंशनल एनर्जी, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल एनर्जी का मतलब है जो कि एक लिमिटेड क्वांटिटी में, यानी कि एक लिमिटेड जो उसका स्टॉक है वो हमारे पास अवेलेबल है। अदरवाइज़ अगर हम उसे वाइजली यूज़ नहीं करते या फिर उसे कंटिन्यूसली, उसे बहुत ही ज़्यादा उसका मिसयूज़ करते हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा, और वो बहुत जल्दी ही आएगा, जब हम उसको खो देंगे। यानी कि वो एक जो चीज़ है उसके लिए एक लिमिटेशन में है, वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। लेकिन नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो कि जिनका हमारे पास बहुत ही अथाह अनलिमिटेड भंडार है, और उसको हज़ारों लाखों सालों तक वो हमारे पास ख़त्म होने वाली नहीं है। तो कन्वेंशनल एनर्जी की हम बात करते हैं, 2 टाइप्स में एनर्जी को डिवाइड किया गया है, कन्वेंशनल एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। कन्वेंशनल एनर्जी में आपको कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये 3 जो थिंग्स हैं ये आपको मिलेंगी। तो कन्वेंशनल एनर्जी क्या होती है, जो कि कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इसमें डिवाइड किया, यानी कि ये अगर आपने इनको वाइजली यूज़ नहीं किया तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब आप ये खो देंगे, यानी कि ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कोल की, क्योंकि इनको बनने में, ये जो कन्वेंशनल एनर्जी के जो रिसोर्सेज हैं, इनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और इनको बनने में इतना ज़्यादा टाइम लगता है कि जो रिसोर्सेज हैं, उन सभी रिसोर्सेज का जो यूज़ है, अगर प्रॉपरली यानी वाइजली नहीं किया गया, तो एक ना एक दिन ये जल्दी ही क्या हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे पृथ्वी पर से। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे कोल की। व्हाट इज़ कोल? देखिए, कोल जो है वो मेन सोर्स है पावर जनरेशन का इंडिया में कोल बहुत ही मेन सोर्स है पावर जनरेशन का। और जो कोल है उसका अगर हम बात करें कि जो कोल है उसका फाउंडेशन, जो फॉर्मेशन है वो कैसे हुआ है, तो कोल का जो फॉर्मेशन है वो कैसे हुआ है, कोल के फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो देखते हैं कि मिलियंस ईयर्स ऑफ अगो, बहुत सालों पहले द अर्थ जो है, अर्थ के अंदर एक उथल पुथल हुई थी, यानी अर्थ जो है वो पूरे तरीके से एक तरीके से रोटेट हो गई थी, रिवॉल्यूट हो गई थी, उसके अंदर बहुत सारे अप एंड डाउन्स आए थे। तो उसके अंदर जितने भी हमारे जो ट्रीज़ थे, प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, वो सभी एनिमल्स जो हैं, प्लांट्स जो हैं, वो बहुत ज़्यादा मिट्टी के अंदर जो हैं वो दब गए, और हज़ारों लाखों सालों तक उस पर एयर का प्रेशर, सन टेम्परेचर और जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो पड़ा, और इससे क्या हुआ, जो वुड थी यानी कि जो ट्रीज़ थे, वो ट्रीज़ जो थे वो कोल में चेंज हो गए, और जो एनिमल्स थे, जो भी फॉसिल जो थे, वो सभी किस में चेंज हो गए, क्रूड ऑयल में या फॉसिल फ्यूल्स में चेंज हो गए। तो इस तरीके से जो कोल है उसको बनने में देखिए हज़ारों लाखों साल लगेंगे, और अगर हमने उसे बनाया भी तो उसे बनाने के टाइम पर हमने क्या किया था, क्योंकि उसे बनाने के टाइम में बहुत समय लगा था, तो उसको बनाने के लिए हमें बहुत टाइम लगेगा, और हम इसे वाइजली यूज़ नहीं करते तो बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लगने वाला है।
तो इसीलिए इसे बहुत ही वाइजली यूज़ करना चाहिए, क्योंकि फिर तो हज़ारों लाखों करोड़ों साल ये बात बनेगा। तो इसीलिए कोल की बात करते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट जनरेशन है, सबसे पहले जब स्टीम इंजन की यहाँ पे शुरुआत हुई थी, तो स्टीम इंजन जो है उसको किसने बनाया था? जेम्स वॉट ने। उसमें जो स्टीम बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता था? कोल का ही यूज़ किया जाता था। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयरन एंड स्टील। आयरन और स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में भी कोल का यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड, इसका यूज़ रॉ मटेरियल की तरह भी यूज़ किया जाता है फॉर द केमिकल इंडस्ट्री के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम क्या है? जो भी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इसका फॉर्मेशन हुआ, कि जो एनिमल्स थे, जो ह्यूमन बींग्स थे, वो सभी किस में चेंज हो गए? फॉसिल फ्यूल्स में, मीन्स पेट्रोलियम में या क्रूड ऑयल में चेंज हो गए। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनर्जी रिसोर्स, रॉ मटीरियल्स ऑफ अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। इम्पॉर्टेंट जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनर्जी रिसोर्स है, रॉ मटेरियल्स जो भी है एक नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ का, उसमें है इम्पॉर्टेंट ऑफशोर ऑयल फील्ड्स। इम्पॉर्टेंट ऑफशोर ऑयल फील्ड्स जो हैं वो क्या है? मुंबई बेसिन एंड आलियाबिट। तो ये सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज है, जो कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि पेट्रोलियम तो बहुत इंडस्ट्रीज़ में, मशीनरी चलना, गाड़ी चलाना, ट्रांसपोर्टेशन, ये सभी किस पर डिपेंड है? पेट्रोलियम पे डिपेंड है। तो नेक्स्ट जो है नेचुरल गैस। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? नेचुरल गैस की। एनवायरनमेंट फ्रेंडली नेचुरल गैस क्या है? एनवायरनमेंट फ्रेंडली गैस है। एनवायरनमेंट फ्रेंडली फ्यूल है सीएनजी। जो हम इसे अगर कंप्रेस कर दिया जाता है तो ये बिल्कुल इको फ्रेंडली बन जाती है, जिसे हम कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एनवायरनमेंट फ्रेंडली फ्यूल है ये। रॉ मटेरियल इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होता है। फाउंड इन आंध्र प्रदेश में मिलता है। महाराष्ट्र, गुजरात, असम एंड अंडमान निकोबार। महाराष्ट्र, गुजरात, आसाम एंड अंडमान निकोबार में नेचुरल गैस के अथाह जो भंडार हैं वो पाए जाते हैं। तो नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और हमारा जो कोल है, ये क्या है? कन्वेंशनल एनर्जी के इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? देखिए, इलेक्ट्रिसिटी को हमने जनरेट किया है। इलेक्ट्रिसिटी को हमने वाटर से, एयर से हम जनरेट कर चुके हैं, सोलर एनर्जी से भी हम इसको जनरेट कर चुके हैं। सो इंस्टॉल्ड कैपिटलिटी ऑफ इंडिया, ये इंस्टॉल्ड कैपिटलिटी है, यानी कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कैपिटलाइजेशन हुआ है इसके लिए। थीम थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस फाउंड इन। ये जो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि ज़मीन के अंदर से जो इलेक्ट्रिसिटी जो आप यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो आती है, उसे हम कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जो कि आसाम, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, छत्तीसगढ़, गुजरात, यूपी, एमपी में मिलती है, उसे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, इट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम वाटर। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो वाटर से प्रोड्यूस होती है, यानी वाटर को टरबाइन पर रिलीज़ किया जाता है बहुत ही ग्रेट प्रेशर, ग्रेट फोर्स के साथ, फ्रॉम अ हाई हेड से फाउंड इन, और तब उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जब वो टरबाइन क्या है, घूमता है, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरला, पंजाब में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ये काफ़ी पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी की। न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी क्या है? ये यूरेनियम और थोनियम, यानी कि जब मेजर जो एटम्स हैं, जब उनको दो मेजर एटम्स को जोड़ा जाता है या फिर एक मेजर एटम को डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनमें डिवाइड किया जाता है, तो तारापुर उसे, तो उसमें से एक एनर्जी रिलीज़ होती है, और उसी एनर्जी से हम क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तो तारापुर, कलपक्कम, रावतभाटा, नरोरा, काकरापाड़ा एंड कायगा, ये क्या हैं? ये सभी इलेक्ट्रिसिटी स्टेशंस हैं। एक पॉइंट और है इसमें कोल का जो पॉइंट है कि कोल के कुछ टाइप्स हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट। ये जो टाइप्स हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू क्वालिटी अगर हम बात करें तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वालिटी है, सबसे अच्छी जो क्वालिटी है वो है बेस्ट क्वालिटी एंथ्रेसाइट कोल की, क्योंकि इसमें जो एंथ्रेसाइट कोल होता है इसमें 80 से 90% तक कार्बन कंटेन होता है। और जो बिटुमिनस कोल है और जो एंथ्रेसाइट कोल है, एंथ्रेसाइट कोल में जब इसको बर्न किया जाता है तो इसमें कोई भी ऐश यानी कोई भी राख नहीं बनती। बिटुमिनस कोल, लिग्नाइट, बिटुमिनस में 60 से 70% कार्बन होता है, इसको जलाने से थोड़ी बहुत राख बनती है और कुछ धुआं भी उठता है, इसमें 60 से 70% कार्बन होता है। लिग्नाइट जो होता है इसमें 70 से 50% कार्बन होता है, और इसको जलाने से काफ़ी राख उत्पन्न होती है, काफ़ी राख प्रोड्यूस होती है।
पीट जो है ये बहुत ही पुअर क्वालिटी का जो कोल है और इससे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो राख है यानी कि ऐश है वो प्रोड्यूस होती है। तो ये जो हमारे कोल्स हैं ये झारिया झारखंड में पाए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की। देखिए नॉन कन्वेंशनल एनर्जी मैंने आपको बता दिया था कि ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी कि जिनको आप कितना भी यूज़ करिए इनका अथाह जो भंडार है वो हमारे पास अवेलेबल है। तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर हम सोचें भी तो हम बात करेंगे, एक तो सन जो लाइट है वो हमारे पास इजीली अवेलेबल है, विंड एनर्जी हमारे पास इजीली है, बायोगैस हमारे पास इजीली अवेलेबल है, और जो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज जैसे जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी ये हमारे पास इजीली अवेलेबल हैं। सो हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सोलर एनर्जी की कि सनराइज से फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी जो है वो सनलाइट को डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देती है। तो इस तरीके से ये फोटोवोल्टिक यानी कि ये कुछ नॉन कन्वेंशनल जो रिसोर्सेज हैं इनको हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, और इसके साथ साथ हम कुछ मैप्स भी देखेंगे। तो मैप्स जो हैं आपको कल और परसों की जो क्लास है उसके अंदर हम मैप्स देखेंगे। सो टुमारो वी विल स्टडी अबाउट द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। Thank you. Have a nice day. Read this carefully because it is very important before filling the map of the before taking the class of maps. You have to study about these short description about the minerals and energy resources. So thank you. Have a nice day.